नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। बढ़ती पॉपुलेशन के चलते नौकरियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसमें एमएसएमई काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्या आप जानते हैं एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट में मेजर सोर्स बन चुकी है और देश की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट कर रही है। और अब बात चल रही है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में ऐसे ही कई और सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना काफी जरूरी है, जिससे देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके और एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ता रहे। स्टील इंडस्ट्री, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, डिस्टिलरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज देश में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हर तबके के लोग हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने रीसेंट ईयर्स में एक रिमार्केबल ग्रोथ देखी है। और अब इनके डिजाइन और फंक्शनिंग में भी काफी जोर दिया जा रहा है, ताकि अपकमिंग इंडस्ट्री चैलेंजेस को इजीली नेविगेट किया जा सके और पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 मार्च को पूछताछ के लिए एक सम्मन भेजा था। इसके तहत मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज यानी 18 मार्च को बुलाया गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के सम्मन को गैरकानूनी बताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार सम्मन क्यों भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि भाजपा जो है वो ईडी की मदद से केजरीवाल को टारगेट कर रही है। दरअसल सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की जो टेंडर प्रोसेसिंग है उसमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की एफआईआर के बेसिस पर ही ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के जो टेंडर प्रोसेसिंग है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई और उनके बेसिस पे 2 अलग अलग मामले में जांच शुरू की। आधार कार्ड हमारे देश का एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे हर जगह आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब कई बार देखा जाता है कि लोग बिना किसी जांच के किसी भी आधार नंबर को सही मान लेते हैं, लेकिन हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नहीं होता। ऐसे में अगर आप किसी को अपने घर में किराएदार या फिर नौकरी पर रखते हैं तो उसका आधार नंबर वेरिफिकेशन करना काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे पता चलेगा कि उसका आधार कार्ड फर्जी तो नहीं है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा वो जान लेते हैं। आपको सबसे पहले uidi.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पे माय आधार सेगमेंट की आधार सर्विस सेक्शन में वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। अब नए खुले पेज पर आधार नंबर और वहाँ मौजूदा सिक्योरिटी कोड डालकर वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद अगर आपके द्वारा डाला गया 12 डिजिट वाला नंबर आधार नंबर ही है और डीएक्टिवेट नहीं हुआ है तो आपके आधार नंबर के मौजूद होने और ऑपरेशन होने का स्टेटस वेबसाइट पे शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो आपको आधार दिया गया है वो सही है या फिर नहीं। गुजरात स्टेट टैक्स के डिप्टी कमिश्नर ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के संबंध में जोमेटो को 8.57 करोड़ का एक जीएसटी नोटिस इशू किया है। इस नोटिस के बारे में जोमेटो ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि नोटिस में जो टोटल डिमांड की गई है वो 8.57 करोड़ के जीएसटी की डिमांड की गई है। नोटिस जीएसटी रिटर्न और अकाउंट्स के ऑडिट के बाद इशू किया गया है। जोमेटो ने बताया कि ये जो नोटिस है वो सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 73 के तहत इशू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऑडिट में पाया गया है कि कंपनी ने एडिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया और जीएसटी का कम भुगतान किया। इसके चलते जीएसटी की तरफ से ऑर्डर इशू किया गया है। अडानी ग्रुप ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले फिस्कल ईयर 24-25 में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना ली है। ये निवेश एयरपोर्ट, एनर्जी, पोर्ट्स, कमोडिटी, सीमेंट और मीडिया बिजनेस में किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगले 7 से 10 सालों में बिजनेस बढ़ाने के लिए ग्रुप ने $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को दोगुना कर दिया है। वही फिस्कल ईयर 24-25 के लिए अनुमति कैपिटल एक्सपेंडिचर साल 23-24 के मुकाबले 40% ज्यादा है। इससे पहले ग्रुप ने अगले 7 से 10 सालों में $100 बिलियन के कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस निवेश का अधिकांश हिस्सा तेजी से बढ़ते बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट और पोर्ट्स में किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कैपिटल का 70% हिस्सा निवेश किया जाएगा, जबकि 30% कैपिटल का ज्यादातर हिस्सा एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में खर्च किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने जेएसडब्ल्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट सज्जन जिंदल के खिलाफ 30 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज बलात्कार मामले में शनिवार को क्लोजर रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है और उनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि उसने जांच पूरी होने के बाद सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत
बी समरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शिकायत को झूठा पाया गया। मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अदालत में जो जानकारी दी गई है, रिपोर्ट जो सबमिट की गई है, पुलिस को जांच में जिंदल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। इंडियन मार्केट में पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा खासा बूम देखा गया है और ये बात सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ही नहीं बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी है। दोनों ही तरफ से काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर अकेले अब तक मार्च की ही बात करी जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक और डेट मार्केट में अब तक 50,471 करोड़ पंप किया है, जिसमें से एफपीआईज ने 40,710 करोड़ के स्टॉक्स बाय किए हैं और 10,383 करोड़ के डेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा 857 करोड़ को डेट बीआरआर कैटेगरी से पुल आउट किया है और 235 करोड़ को हाइब्रिड में इन्वेस्ट किया है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करी जाए तो जनवरी के महीने में एफपीआईज बिगेस्ट सेलर रहे हैं और फरवरी में मॉडेस्ट बायर, तो वहीं मार्च में एफपीआईज बिगेस्ट बायर बन के उभरे हैं, जिसके अंदर काफी सारी बल्क डील भी हुई है। अब इसके पीछे हम यूएस बॉन्ड डील में बदलाव को भी मान सकते हैं, जिसके चलते एफपीआईज के सेंटीमेंट बदले हैं। भारत ने करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के जो टाइम पीरियड है, जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं उसमें जो यूएस को जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं उसमें 254% की ग्रोथ देखी गई है। जिसके बाद अगर हम इसे वैल्यू की टर्म में कैलकुलेट करें तो ये लगभग 3.53 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इस ग्रोथ के बाद अगर हम बात करें तो भारत जो है वो चाइना और वियतनाम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जो यूएस को स्मार्टफोन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम इसको ग्रोथ के टर्म में कंपैरिजन करें तो ग्रोथ के हिसाब से चाइना और वियतनाम की ग्रोथ में गिरावट देखी गई है, जबकि भारत की ग्रोथ में 254% की ग्रोथ देखी गई है। के पहले कारोबारी दिन बाजार में देखी गई रिकवरी। निफ्टी करीबन 30 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,051 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी करीबन 26 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 46,619 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज सेंसेक्स करीबन 105 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 72,748 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो टाटा स्टील करीबन 5.01% और M&M 3.31% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर बने और UPL 2% और इन्फी करीबन 1.97% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर रहे। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 15 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के 15 शेयर्स लाल निशान पे बंद हुए। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने WPL के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर अपने नाम खिताब जो है वो कर लिया है। इसके बाद अगर हम आरसीबी फैंस की बात करें तो उनका ईस्ट साला कप नामदे वाला जो सपना है वो पूरा हो गया है। फाइनल मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया था और 18.3 ओवर में 113 रन बनाए थे, जिसके बाद आरसीबी ने इस टारगेट को बड़े आसानी से 19.3 ओवर में अचीव कर लिया। आपको बता दें कि आरसीबी का पहला टाइटल है। अगर हम आरसीबी के मेंस टीम की बात करें तो आईपीएल में अभी तक एक बार भी ट्रॉफी जो है इस टीम ने नहीं जीती है। वहीं अगर हम बात करें तो जो वुमेन्स टीम है उन्होंने दूसरे सीजन में ही इस खिताब को जीत लिया है।